स्वागत है आपका एनएलसीसी क्लासेस अलीगढ़ में। जैसा कि आपको पता है, हम अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी क्लासेस के ज़रिए आप तक एक लेक्चर ऑफ सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम बीएनएसएस को डील कर रहे हैं। और हमने कल के अपने लेक्चर में लगभग चैप्टर 8 कंप्लीट किया था। कुछ एक सेक्शन बच रहे हैं, हम उसको भी बात करेंगे उस पर, और इसी में हम आगे बात करेंगे। इस तरह से इसमें और बाकी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। आइए हम इस पर बात कर लेते हैं, तो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में हम चीज़ें देखते हैं कैसे होंगी, ये किस तरह से होती हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, सेक्शन 140 हमने ये देखना है, पावर टू रिजेक्ट श्योरिटीज। हमने कंटेंट्स देखा था, बॉन्ड का कंटेंट क्या होगा, अंतर वस्तु क्या होगी, बंध पत्र की अंतर वस्तु क्या होगी, उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ, कंटेंट्स क्या क्या होंगे उसके। कंटेंट्स बोलते हैं अंतर वस्तु, उसके अंदर जो लिखा जाएगा मटेरियल क्या होगा। देखिए 139 में था, उसमें क्या क्या होता है, उसमें इसलिए किया गया है, उसके लिए किया गया है, अमाउंट क्या होगा, लिखी जाती है। अब बात करते हैं पावर टू रिजेक्ट श्योरिटीज। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो किसी व्यक्ति की जमानत लेना चाहता हूँ, मैं श्योरिटी हूँ उनका, मैं प्रतिभू हूँ उसका। तो प्रतिभुओं का जो रिजेक्शन है उसको निरस्त किया जाना किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, उस मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो उसमें क्या होता है कि मुझे चेक किया जाएगा जिस संपत्ति पर, जिस प्रॉपर्टी पर मैं किसी व्यक्ति की क्या ले रहा हूँ, जमानत ले रहा हूँ, या फिर मैं खुद कैरेक्टर का किस तरह का व्यक्ति हूँ। ये दोनों चीज़ें हमारी देखी जाती है जब हम किसी, एक तो वो प्रॉपर्टी जिस पर हम जमानत ले रहे हैं उसकी वैल्यू देखी जाती है, इंटर वैल्यू है, कितनी है, क्या है, कितने का अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी खुला हुआ है, कितने की वैल्यू है या नहीं है। और एक दूसरा आपका कैरेक्टर देखा जाता है कि आप कैरेक्टर वाइज किस तरह के आदमी हैं। ये दो चीज़ें देखी जाती हैं। देखिए यहाँ पर वही देखते हैं किस तरह से रिजेक्ट करती है कोर्ट। क्लॉज 1, अ मजिस्ट्रेट में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी श्योरिटी। कोर्ट क्या कर सकती है, में रिफ्यूज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। एक्सेप्ट एनी श्योरिटी ऑफर्ड, जिस श्योरिटी को दिया गया है उसको, और में रिजेक्ट any surety previously accepted by him or his precedents under this chapter on the ground that such surety is an unfit person for the purpose of the bail bond। वो अनफिट पर्सन है, फिट नहीं है। ये अनफिट कैसे पता लगेगा कोई व्यक्ति अनफिट है या फिट है। अनफिट में दो ही चीजें देखी जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया। पहली चीज क्या देखी जाती है, वो प्रॉपर्टी देखी जाएगी जिस प्रॉपर्टी पर आप क्या ले रहे हैं, श्योरिटी ले रहे हैं, ठीक है, जमानत ले रहे हैं। और दूसरा आपका कैरेक्टर देखेंगे, आप किस तरह के व्यक्ति हैं। एक तो संपत्ति आपकी देखी जाएगी कि जितने अमाउंट का वो बेल बॉन्ड आपका कोर्ट ने खोला है, कोर्ट ने कहा है कि भाई इतने अमाउंट के आप क्या लेके आइए, दो श्योरिटीज लेके आइए, दो जमानती लेके आइए। तो वो जो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करेंगे कागज पर, कागज देंगे प्रॉपर्टी के प्रोड्यूस कर, मिसाल के तौर पर आपने किसी घर को प्रोड्यूस किया, अब मालूम पड़ा वो घर ही मॉर्गेज रखा हुआ है पहले से, ये प्रॉपर्टी फिट फॉर दी श्योरिटीज के लिए सही नहीं है, और ये आपका रिजेक्शन का ग्राउंड हो सकता है। कहने का मतलब ये वो पर्सन क्या ना हो, वो अगर अनफिट है तो आपके वो श्योरिटीज हैं वो क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, और अगर वो फिट हैं तो उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एक चीज यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि हमने आज जमानत ली, और जमानत लेने में किसी तरह से किसी मानवीय गलती के कारण या किसी व्यक्ति की चालाकी के कारण कभी कभी मजिस्ट्रेट या कोर्ट क्या करता है, इस तरह के श्योरिटीज को एक्सेप्ट कर लेता है। वो अनफिट थे उस वक्त, लेकिन बाद में पता ये लगता है कि आने वाला कोई दूसरा अधिकारी आता है वहाँ, जहाँ दूसरी कोई कोर्ट में जज बैठा होता है, उसको ये पता लगता है कि ये जिस वक्त इनको लिया गया था, शायद उस वक्त फिट होंगे, अब अनफिट है, या पहले भी अनफिट थे अब भी अनफिट है। तो क्या करेगी कोर्ट, तब भी उन्हें बाद में क्या कर सकती है, रिजेक्ट करती है। देखिए इसमें शब्द जोड़ा गया प्रेडिसर्स का मतलब क्या होता है, आगे आने वाले अधिकारियों के द्वारा, ठीक है। तो बेल बॉन्ड के लिए अगर वो फिट नहीं है तो फिर हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, अगर वो फिट है तो तभी हम उसको क्या करते हैं, तभी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं एज अ जमानती, एज अ श्योरिटी। क्या नहीं करेंगे, व्हाई डिड दैट बिफोर सो रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग एनी सच श्योरिटी। देखिए एक्सेप्ट करने से पहले और रिजेक्ट करने से पहले एनी सच श्योरिटी, इस तरह की श्योरिटी को, ही शैल ईदर हिमसेल्फ होल्ड एन इंक्वायरी ऑन ओथ इनटू द फिटनेस ऑफ द श्योरिटी। ही शैल ईदर क्या कर रहे हैं, वह कर सकता है हिमसेल्फ, खुद से, होल्ड एन इंक्वायरी, इंक्वायरी कर सकता है, ऑन ओथ into the fitness of the surety,
उनकी फिटनेस की श्योरिटी की फिटनेस के लिए ओथ पर एक इंक्वायरी करेगा, या फिर क्या करेगा, कॉज सच इंक्वायरी टू बी हेल्ड एंड अ रिपोर्ट टू बी मेड देयर ऑन बाय अ मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम, या फिर खुद से करेगा या फिर अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट से इस तरह की इंक्वायरी करने के लिए बोल देगा और उस पर रिपोर्ट मांगेगा, रिपोर्ट दीजिए आप। अगर मान लीजिए ये इस तरह का बॉन्ड कोई जिला मजिस्ट्रेट ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर डीएम साहब ले रहे हैं, तो डीएम साहब खुद इंक्वायरी कर सकते हैं इस तरह की फिटनेस की, भाई श्योरिटी फिट है या नहीं है, या फिर डीएम साहब खुद तो नहीं करना चाह रहे हैं, अपने एसडीएम को बोल रहे हैं कि इस पर एक इंक्वायरी करिए, इनकी फिटनेस की जांच करिए, ये फिट है या नहीं है, और इनकी जांच करके एक रिपोर्ट सबमिट करिए हमारे, ये कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे उससे पहले आपको एक इंक्वायरी खुद करनी पड़ेगी या अपने किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट से आपको करानी। मैं बात क्या कर रहा हूँ यहाँ, बात वही कर रहा हूँ, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या फिर आपका वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, दोनों पावर है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। और आगे देखिए, सच मैजिस्ट्रेट शैल बिफोर होल्डिंग द इंक्वायरी से पहले गिव रीजनेबल नोटिस टू द श्योरिटी एंड टू द पर्सन बाय हु द श्योरिटी वाज ऑफर्ड एंड शैल इन मेकिंग द इंक्वायरी रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस एड्यूस्ड बिफोर हिम। जब आप इंक्वायरी करेंगे इस तरह की, एक्सेप्टेंस से पहले या रिजेक्शन से पहले, तो आप दोनों लोगों को नोटिस भेज दीजिएगा। किस किस को, एक तो जिसकी श्योरिटी की बात की जा रही है, जो बंदा जमानत ले रहा है उसको, और एक उसको व्यक्ति को जो अपनी जमानत के लिए ऐसे श्योरिटीज को पेश कर रहा है। दोनों को एक रीजनेबल नोटिस जाना जरूरी है पहले, ठीक है। और इस तरह की जो इंक्वायरी होगी उसका जो रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड की सब्सटेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, वो एज अ एविडेंस क्या किया जाएगा, एड्यूस किया जाएगा, ठीक है, के सामने रखा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, if the magistrate is satisfied after the considering the evidence so adduced either before him or before a magistrate deputed under the subsection 1 and the report of such magistrate, if any, that the surety is an unfit person for the purpose of the bail bond, he shall make an order refusing to accept or rejecting as the case may be such surety and recording his reason for so doing। इंक्वायरी होने के बाद मुझे लगा कि भाई ये एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग के लिए बात की जा रही है, तो क्या करेंगे, इंक्वायरी की गई है और सब, अगर वो अनफिट पाया जाता है तो उसको बेल बॉन्ड के लिए अनफिट है तो उसके रीजन रिकॉर्ड करते हुए हम सेलेक्ट कर देंगे। जांच की आपने, जांच करके कंक्लूजन निकला होगा, हाँ कंक्लूजन निकला, अपने कारण लिखिए, रिजेक्ट करने की वजह लिखिए। आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जांच में, आप उस इंक्वायरी के कंक्लूजन ये है, उस इंक्वायरी का कंक्लूजन ये है कि आप उस बेल बॉन्ड को रिजेक्ट करना चाहते हैं, कर दीजिए रिजेक्ट, लेकिन रिजेक्ट करने से पहले उसके रीजन को आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। यहाँ पर रीजन रिकॉर्ड किए जाएंगे, यहाँ रीजन रिकॉर्ड करिए आप, रीजन रिकॉर्ड करिए आप, रीजन रिकॉर्ड करिए, रीजन रिकॉर्ड करके आप रिजेक्ट कर सकते हैं, रीजन रिकॉर्ड करिए, देखिए आगे। Provided that before making an order rejecting any surety who has previously been accepted, the magistrate shall issue his summons or warrant as he thinks fit and cause the person for whom the surety is bound appear or to be brought before। ठीक है, अगर आपने पहले दिया था उस श्योरिटीज को और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन बाद में जाकर उसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा। तो उसको प्रीवियसली एक्सेप्ट किया गया है तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, शैल इशू अ समन और वारंट एज द थिंक फिट, जैसा मजिस्ट्रेट सही समझते हैं, एंड कॉज द पर्सन फॉर होम, और ऐसा जिसके लिए श्योरिटी दी गई है, इज बाउंड टू अपीयर और टू बी ब्रॉट बिफोर हिम, या तो वो खुद आ जाए, हाजिर हो जाए कोर्ट के सामने, और अगर वो खुद नहीं आता है तो उसको पकड़ के भी लाया जा सकता है। ये आपका रिजेक्शन का मामला था। अब जो मेन चीज सॉरी, मेन जो चीज है अब हम पढ़ते, देखिए यहाँ पर इनप्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ श्योरिटी, भाई आपसे क्या मांगी गई, जमानत मांगी गई, आपसे जमानत मांगी गई, आप जमानत दीजिए 50-50 हज़ार के, 50-50 हज़ार के आप क्या दीजिए, तो श्योरिटीज दीजिए, टू श्योरिटीज दीजिए आप, और आप उस श्योरिटीज देने में फेल हो जाते हैं। तो फेल हो गए आप इन डिफॉल्ट ऑफ श्योरिटीज, तो जब श्योरिटी देने में आप फेल हो गए तो क्या होगा, फिर आप जेल जा सकते हैं। देखिए यही कह रहे हैं 141 का ए, देखिए, इफ एनी पर्सन ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 125 और 136 does not give such security on or behalf of the on or before the date on which the period for the which such security is to be given commence, he shall accept in the case next hereinafter mentioned to be committed to person, if he is already in prison, be detained in prison until
such period expire or until within the such period he gives the security to the court or magistrate who made order it. क्या कह रहे हैं भाई, आपसे हमने सिक्योरिटी मांगी कि आप हमें क्या दीजिए, जमानत दीजिए किसी बात की, क्या बात दीजिए, जमानत इस बात के लिए दीजिए हमें कि आप क्या करेंगे, आपके खिलाफ जो नोटिस इशू किया गया है आप 2 साल तक 3 साल तक जितना भी आपके लिए मैक्सिमम टाइम दिया गया है उस मैक्सिमम टाइम तक के लिए या उससे कम तक के लिए जैसा कि मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है आपसे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया गया है कि आप क्या कर बने रहेंगे, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन रखेंगे, आप गुड बिहेवियर को अपने मेंटेन रखेंगे इस तरह के मामलों में। अब आपसे जो श्योरिटी मांगी गई, जो जमानत मांगी गई आपसे, वो 50-50 हज़ार के 2 जमानती मांगे थे, 2 श्योरिटीज मांगे थे आपसे, श्योरिटी मांगी गई, लेकिन आप ये नहीं दे पाए, ये आप नहीं दे पाए, तो नहीं दे पाए तो फिर कहाँ जाएंगे, आप जेल जाएंगे उतने टाइम के लिए जितने टाइम के आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया गया है। बॉन्ड की बात की टाइम होगा, मिसाल के तौर पर ये टाइम कितना था, 2 साल था, भाई मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा तो है नहीं, या 1 साल का हो सकता है, ये इतना टाइम जितना उसमें लिखा गया था। या कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति पहले से जेल में है तो जेल में कोई बात नहीं, जेल में रहेगा वो आदमी और वो पीरियड जैसे ही खत्म हो जाएगा ये टाइम के बाद से छोड़ दिया जाएगा, या फिर वो टाइम खत्म होने से पहले कोर्ट में लाकर उतने ही श्योरिटीज फिट फॉर श्योरिटीज ला कर देगा, फिटनेस वाले श्योरिटी ला कर दे तो उसको तब छोड़ दिया, नहीं तो वो जेल जाएगा। लेकिन बीच if any person after having executed a bond or bail bond for keeping the peace in pursuance of an order of the magistrate under section 136 is proved the satisfaction of the such magistrate or his successor in office to have committed breach of the bond or bail bond, such magistrate or successor in office may after the recording the grounds of the such proof order that the person be arrested and detained in the prison until the expiry of the period of the bond or bail bond, and such order shall be without the prejudice to any other punishment or forfeit to the to which the said person may be liable to the accordance with the law. क्या कह रहे हैं भाई, आपने जमानत दी, यस जमानत दी, तो जमानत की कुछ शर्तें होती हैं, श्योरिटीज है, अब आपने सिक्योरिटी दे दी हमने, भाई 2 लोगों को हमने जमानती बनाया आपने और 50-50 हज़ार की जमानती दे दी, उसमें कुछ शर्तें थी, हाँ शर्तें थी, लेकिन आपने क्या किया, उन शर्तों को तोड़ दिया, क्या करें, कमिटेड द ब्रीच ऑफ द बॉन्ड और बेल बॉन्ड, ब्रीच कर दिया आपने, जैसा कि उसमें लिखा गया था कि आप क्या करेंगे, सदाचारी बने रहेंगे, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, पीस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो उसमें शर्तें थी उन शर्तों को आपने क्या किया, उन शर्तों को तोड़ दिया आपने, तो इन शर्तों को तोड़ने के एवज आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको जेल भेज दिया, और कितने टाइम के लिए जेल भेजा जाएगा, जितना टाइम उस बॉन्ड और बेल बॉन्ड में था। बॉन्ड और बेल बॉन्ड मतलब समझते हैं आप, बॉन्ड होता है पर्सनल बॉन्ड और बेल बॉन्ड होता है ब्याह पर कोई आपकी जमानत लेता है। बॉन्ड मतलब खुद पर्सनल बॉन्ड होता है जिस पर खुद की खुद जमानत लेता है आदमी, और बेल बॉन्ड वो होता है कि किसी बंदे के ब्याह पर कोई दूसरा बंदा क्या करता है, जमानत लेता है। यहां तक बात समझ में आई। क्लॉज 2 का क्या कह रहा है, क्लॉज 2, व्हेन सच पर्सन हैज बीन ऑर्डर्ड बाय अ मजिस्ट्रेट टू गिव सिक्योरिटी फॉर अ पीरियड exceeding 1 year, such magistrate shall, if such person does not give such security as aforesaid, issue a warrant directing him to be detained in person pending the orders of the session judge, and the proceeding shall be laid as soon as conveniently may be before such. ये क्या कह रहे हैं, when such person, जब वो व्यक्ति has been ordered by a magistrate to give security for a period of the exceeding 1 year, एक ऐसा व्यक्ति है वो क्या कर रहे हैं, ऑर्डर किया गया उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट ने सिक्योरिटी देने के लिए, कितनी पीरियड के लिए, पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए, 1 साल तक या उससे कम वाले मामलों में लागू नहीं होगा ये, ठीक है, 1 साल तक वाला। सच मजिस्ट्रेट शैल, इफ सच पर्सन डज नॉट गिव द सच सिक्योरिटी एज अफोरसेड, लेकिन ऐसे व्यक्ति ने अपनी सिक्योरिटी नहीं जमा कराई, वहां पे अपनी जमानत के कागज नहीं दिए ना, जमानती दिए, तो क्या हो, इशू का वारंट इशू करो, डायरेक्टिंग हिम, उस व्यक्ति के लिए, टू बी डिटेन इन प्रिजन पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ द सेशन जज, ठीक है। इस तरह के आदमी को क्या किया जाएगा, एक वारंट इशू करके उसे प्रिजन में डिटेन किया जाएगा तब तक जब तक कि वो पेंडिंग पड़ा रहेगा, कहाँ पर, सेशन जज के साथ, एंड दी प्रोसीडिंग्स शैल बी लेट, ऐसी प्रोसीडिंग लेट की जाएंगे एज सून एज कन्वीनियंटली मे बी बिफोर दी सच, और इस तरह की प्रोसीडिंग्स को जब कन्वीनियंटली होगा शुरू किया जाएगा, आप क्या रहेंगे, जेल में रहेंगे, फिर आप उस पर अपना दीजिए कोई बेल बॉन्ड तब छूट सकते, भाई आपको आदेश दिया, आप आदेश को बाईपास कर रहे हैं, आप बाईपास नहीं कर सकते आप। Such court after examine such proceedings and requiring from the magistrate any further information or evidence which it thinks necessary, and after giving the concerned person as reasonable opportunity of being heard, may pass such order on the case as it
ठीक है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना किसको, जिस व्यक्ति को आपने इस तरह का ऑर्डर दिया है, जेल पहुंचा रहे हो भाई, उसको कम से कम नेचुरल जस्टिस का एक रूल है, तो हम आरडी अल्ट्रम पार्ट्रम कहते हैं। तो मतलब ये होता है कि अपोजिट पार्टी को क्या मिलना चाहिए, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बीइंग हर्ड, सुने जाने का भी अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि आप एक्स पार्टी सुनेंगे नहीं सामने वाले को और एक्स पार्टी कर देंगे, आपने उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है, भाई आप आइए और अपनी बात रखिए, उसके बाद ही आप कोई ऑर्डर पास कर सकते हो। अगर इससे पहले कोई ऑर्डर अगर पास कर रहे हैं तो वो प्रोसीडिंग्स जो होंगी वो विशिएटेड हो जाएंगी, दूषित हो जाएंगी, और इस तरह की थिंग्स क्या हो जाती है, सेटिसाइड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने उसको मौका देना है, मौका देने के बाद ही आप क्या करेंगे, इस तरह का ऑर्डर आप, ठीक है। और वो चीज़ें क्या रहेंगी, फर्दर इन्फॉर्मेशन और एविडेंस वगैरह, ये सब एविडेंस में मानेंगे, प्रोवाइडेड दैट द पीरियड इफ एनी फॉर विच एनी पर्सन इज इम्प्रिजमेंट फॉर द फेलियर टू बी गिव सिक्योरिटी शैल नॉट एक्सीड 3 years। ठीक है, अगर वो फेल कर गया बंदा, उसने नहीं दिया फेलियर टू गिव सिक्योरिटी, तो इस तरह की जो टाइम होगा जेल में रहने का, उसका 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा, किसी भी सूरत में मैक्सिमम 3 साल तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। Clause 4, if security has been required in the course of the same proceedings from 2 or more persons in respect of any one of whom the proceedings are referred to the sessions judge under subsection 2, such reference shall also include the case of any other of such person who has been ordered to give security, and the provisions of the subsection 2 or subsection 3 shall in that event apply to the case of such other person also, except that the period if any for which he may be in imprisonment shall not exceed period for which he was ordered to give security। एक आदमी if security has been required in the course of the same proceedings में सिक्योरिटी को मांगा गया है from 2 or more persons in respect, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों के लिए respect of any one of the whom the proceedings are referred to the session court, इस सेशन जज के पास लेके under subsection 2 में reference also include the case of any other of such person who has been ordered to give security, उन पर भी लागू हो जाएगा, and the provision of the subsection 2 and subsection 3 shall in the event apply to the case of the such other person also, except that the period of forfeit he may be in imprisonment shall not exceed the period for which he was ordered to give security। देखो यहाँ पर क्या है, लागू सब पर बराबर होगा, लेकिन जिसका जितना जिसके नोटिस में पीरियड था, जैसे मान लीजिए एक आदमी के उस नोटिस में 1 साल थी, किसी के में 2 साल थी, और किसी के में 3 साल थी, मान लेते हैं, तो ये ध्यान रखिए वो जो जेल जाएंगे इम्प्रिजमेंट होगा, वो नोटिस में जो ऑर्डर में जितना जिसका पीरियड लिखा हुआ नहीं जाएगा, लेकिन सब पे बराबर लागू, लेकिन बस जो इम्प्रिजमेंट का टाइम होगा वो घट 5। A session judge may in his direction transfer any proceedings laid before him under subsection 2 or subsection 4 to an additional session judge, and upon such transfer such additional session judge may exercise the powers of the session judge under the section of the respective। ठीक है, उसको पावर होगी, किसको, सेशन जज को पावर होगी, सेशन जज क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं किसी एडिशनल सेशन जज को, लेकिन एडिशनल सेशन जज ऐसी पावर को इस्तेमाल करेगा जो कि सेशन जज की ही मानी जाएगी। सेशन जज के पास आपके पास पहुंचती है, सेशन जज के पास आपकी फाइल पहुंची, सेशन जज वही पावर को इस्तेमाल करेंगे जो कि एडिशनल सेशन जज वही पावर का इस्तेमाल करेंगे जो यही बस कह रहे हैं, ट्रांसफर किया जाए। If the security is tendered to the officer in charge of the jail, he shall forthwith refer the matter to the court or magistrate who made the order and shall await the order of such court or magistrate। If the security is tendered to the officer in charge, tender किया officer in charge of the jail को, जेल के चार्ज को दे दी हमने, he shall forthwith refer to the matter to the court or magistrate, वो क्या करेगा, तुरंत ही कहाँ भेज देगा, कोर्ट को या फिर मैजिस्ट्रेट को भेज देगा ऐसे ऑर्डर को, and shall await the orders of such magistrate, और फिर ये वेट करेंगे, किस बात का वेट करेंगे कि ये मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट का ऑर्डर देते हैं, उस ऑर्डर के साथ जब आदमी जेल चला जाता है और जेल में ही वो क्या करता है, अपनी तो सिक्योरिटीज वगैरह को फिर देता है किसको, जेलर को, जेल के इंचार्ज को, तब वो आगे कहाँ भेजता है, कोर्ट मैजिस्ट्रेट को, और कोर्ट को भेज देता है, तो वो तय करेंगे क्या हुआ आगे। देखिए, imprisonment for failure to give security for keeping the peace shall be simple। इस मामले में सजा कैसी होती है, रिग्रेस होती है या सिंपल होती है, ये पूछा जाता है, फिल्म्स में पूछा जाता है कि फेलियर टू द गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस, इस मामले में अगर आदमी कोई फेल कर जाता है सिक्योरिटीज देने में, तो फिर क्या होता है, उसमें सजा जो होगी, जेल पहुंचाया जाएगा, वो सिंपल कारावास होगा या रिग्रेस होगा, कैसा होगा, तो सिंपल होगा। इसका क्लॉज 7 बताता है इस तरह का जो सजा होगी वो कैसी होगी, सिंपल होगी। देखिए सिंपल होगी, इस तरह की जो सजा होगी वो सिंपल होगी। आगे देखेंगे 8, imprisonment for failure to give security for good behavior shall
वेयर द प्रोसीडिंग्स हैव बीन टेकन अंडर सेक्शन 127 बी सिंपल। अगर गुड बिहेवियर की बात करूं, गुड बिहेवियर के मामले में सजा कैसी होगी? अगर 127 की कार्रवाइयां हैं, अगर सेक्शन 127 की कार्रवाई हो रही है तो वो सिंपल होगा इम्प्रिजनमेंट। एंड वेयर द प्रोसीडिंग्स हैव बीन टेकन अंडर सेक्शन 128 और 129 बी रिगरस और सिंपल एज द कोर्ट मैजिस्ट्रेट इन ईच केस डायरेक्ट्स। 128 सेक्शन 128 और सेक्शन 129 के मामले में वहां ऑप्शन होता है, वहां रिगरस भी हो सकता है फॉर द मेंटेनिंग द गुड बिहेवियर, रिगरस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा उस कोर्ट और उस मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन पे वो कौन सी सजा देते हैं। ध्यान रहे, हमेशा ध्यान रहे कि अगर मैं बात करूं कि ब्रीच ऑफ पीस में आपसे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जा रहा है, इसके लिए टू मेंटेनिंग दी पीस को मेंटेन करने के लिए, अगर आप उसमें क्या करते हैं, उसमें कोई गलती करते हैं, फेलियर करते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल होता है और दी पीस वाले में सिंपल होता है। लेकिन मैं बात करूंगा गुड बिहेवियर की, गुड बिहेवियर के मेंटेनेंस की बात करूं, इसमें 127 सेक्शन 127 में बात की गई है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल कारावास होगा, सिंपल आपको इम्प्रिजनमेंट होगा। अगर मैं बात करूं 128 और 129 में गुड बिहेवियर को मेंटेन करने की बात की गई है, तो वहां पर जो कारावास होगा, वहां पर जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो कैसा होगा? ईदर रिगरस और सिंपल। और ये डिपेंड्स किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा कोर्ट और उस मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन पे। ये आपका पूरा रिडक्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट की बात की गई थी दोनों सेक्शन में। ये मैंने रिडक्शन की बात की और ये इम्प्रिजनमेंट की बात की किस तरह। ठीक है, देखिए 142 क्या है? पावर टू रिलीज पर्सन इन प्रिजन फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी। ठीक है, अब वो सिक्योरिटी देने में फेल कर गया था तो बेचारा उसको छोड़ेगा कौन? पावर किसके पास होगी? रिलीज करने की। Whenever the district magistrate in the case of an order passed by an executive magistrate under section 136 or chief judicial magistrate in case any other case is of opinion that any person imprisoned for failing to give security under the chapter may be released without hazard to the community or to any other person, he may order such discharged। ठीक है, अगर कोई मजिस्ट्रेट का मामला है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे, इन्हें पावर होगी, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मामला है तो उसमें सीजेएम को 136 में आपको ऑर्डर किया गया है। ठीक है, इस ऑर्डर के मामले को देखते हुए कौन करेगा ऑर्डर? डिस्चार्ज करने का ऑर्डर या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे या फिर सी। आगे देखिए, whenever any person has been imprisoned for failing to give security under this chapter, the high court or court of session, or where the order was made by any other court, district magistrate, in the case of an order passed by an executive magistrate under section 136 or the chief judicial magistrate in any other case, may make an order reducing the amount of the security or the number of securities or the time for which security has been required। ये रिड्यूस कौन कर सकता है? कम कौन कर सकता है? घटा बढ़ा कौन सकता है? भाई अमाउंट को घटाने बढ़ाने की पावर। whenever any person has been imprisoned for failing to the give security under this chapter, the high court कर सकता है या फिर सेशन कोर्ट कर सकता है। हाई कोर्ट में जाइए, सेशन कोर्ट कब जाना है? सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट तब जाना है जबकि जुडिशियल पावर में आपको इस तरह का बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की बात की गई है। और वेयर द ऑर्डर वाज मेड बाय एनी अदर कोर्ट, या किसी और कोर्ट के जरिए किया जाता है, कॉमा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन द केस ऑफ एन ऑर्डर पास बाय एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कब कर सकते हैं और कोर्ट कब कर सकती है? कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तब कर सकते हैं जब इन द केस ऑफ एन ऑर्डर पास बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन। जिला अधिकारी भी कर सकते हैं, हाँ, किसी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने किया या जिला अधिकारी के पास नहीं आना चाहते तो जिले की किसी कोर्ट के पास चले आइए, वो भी कर सकते हैं। और दी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एनी अदर केस, और किसी और मामले में सीजीएम के पास आइए, वो कर देंगे। मेक एन ऑर्डर रिड्यूसिंग दी अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी, और ये सब चीजें कौन अमाउंट को कौन घटा सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, करेंगे ये। कोर्ट ऑफ सेशन को भी पावर है, हाई कोर्ट को भी पावर है, सीएम को भी पावर है, कोर्ट को भी पावर है, कोर्ट को भी पावर है, और आपका सीजीएम। आगे देखेंगे थर्ड, एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 में डायरेक्ट द डिस्चार्ज ऑफ द पर्सन ईदर विदाउट द कंडीशन और अपॉन एनी कंडीशन विच। ठीक है, आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है तो कोई कंडीशन भी लगाई जा सकती है या फिर विदाउट कंडीशन हो। आपको डिस्चार्ज का जब आदेश दिया जा रहा है तो ये डिस्चार्ज करने की पावर जो होगी वो विद कंडीशन हो सकती है, विदाउट कंडीशन। आगे देखिए, प्रोवाइडेड दैट एनी कंडीशन इम्पोज शैल cease to be operative when the period for which such person was ordered to give security has expired। ठीक है, ये जो हमने कंडीशन लगा दी, मिसाल के तौर पे हमने कंडीशन ये लगा दी कि जब तक आपका बॉन्ड कितने दिन के लिए भरा गया था? 1 साल के लिए नहीं जाएंगे, इंडिया से बाहर नहीं जा सकते विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, विदाउट कोर्ट की परमिशन आप इंडिया से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन ये कंडीशन कब तक वैलिड रहेगी? जब तक वैलिड रहेगी तो 1 साल कंप्लीट, जैसे ही 1 साल कंप्लीट हो जाएगा और ये कंडीशन भी अपना ऑटोमेटिकली
ठीक है। कंडीशन का जो चलने का तरीका है वो कंडीशन कब तक चलती है, तब तक चलती है जब तक कि वो क्या ना हो जाए, आपका जो पीरियड है आपका वो एक्सपायर ना हो। क्लॉज 4, द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब बाय रूल द कंडीशन अपॉन विच अ कंडीशनल डिस्चार्ज में बी। ठीक है, जो सरकार की जो प्रिस्क्राइब की गई कंडीशंस हैं और जो रूल्स हैं उन पे ही क्या करेगी, ये इस तरीके का कंडीशनल डिस्चार्ज किया जाएगा। क्लॉज 5, इफ एनी कंडीशन अपॉन विच any person has been discharged is in the opinion of the district magistrate in the case of an order passed by an executive magistrate under section 136 or the chief judicial magistrate in any other case by whom the order of discharge was made or of his successor not fulfilled, he may cancel the same. not fulfilled, क्या fulfilled नहीं किया इन्होंने, ये कंडीशन फुलफिल नहीं की, जो हमने लगाई थी ना कंडीशंस आप पर, वो फुलफिल नहीं किया आपने, तो ही मे कैंसिल एट द सेम। तो बस ये जो डिस्चार्ज है वो कैंसिल हो जाएगा। भाई मैंने आपको एक कंडीशन के साथ डिस्चार्ज किया है, मैंने कंडीशन ये लगा दी कि आप इंडिया के बाहर नहीं जा सकते बिना कोर्ट की परमिशन के, आप बिना कोर्ट की परमिशन के चले गए इंडिया के बाहर। इस तरह का जो मैंने आपको रियायत दी है, इस तरह का जो रिलीफ दिया है, डिस्चार्ज किया है मैंने आपको, वो मैं आपको कर दूंगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप शर्त तोड़ेंगे वो कैंसिल हो जाएगा। 6 क्या कह रहे हैं, when a conditional order of discharge has been cancelled under subsection 5 such person may be arrested by any police officer without the warrant। ठीक है, इस तरह की जब वो कैंसिल हो जाएगा तो आपको कोई भी पुलिस वाला बिना वारंट के and shall thereupon be produced before the district magistrate, और लाकर कहाँ, जिला जज के, जिला मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर देगा आपको in the case of an order passed by an executive magistrate ने ऑर्डर पास किया होगा अंडर सेक्शन 36 और द चीफ जुडिशियल, या फिर इसके अलावा कोई और केस है तो वो सीजर के सामने खड़ा कर दिया। आपको जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था आपने कंडीशन में, आपको डिस्चार्ज कर दिया, अब आप उसकी कंडीशन को तोड़ दें तो ठीक है, आप जेल जाएंगे। अनलेस सच पर्सन गिव्स सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ द टर्म of which he was in the first instance committed or ordered to be detained, such portion being deemed to be a period equal to the period between the date of the breach of the conditions of the discharge and the date on except for such condition discharge he would have been entitled to release. District magistrate in the case of an order passed by an executive magistrate under section 136 of the chief judicial magistrate in any other case may be remand such person to such expired portion। देखो ये एक ए था, इसको 1 साल का बॉन्ड एक्सिक्यूट कराने की बात की गई। ठीक है, इस व्यक्ति ने 3 महीने 3 मंथ्स ये जेल में रहा। ठीक है, ये 3 महीने, इस 3 महीने के बाद में इसको डिस्चार्ज कर दिया और एक कंडीशन लगा दी, तो ये कंडीशन के साथ आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है। ये कितना दिन, 3 महीने बाहर रहा और 3 महीने के अंदर इसने ये वाली कंडीशन तोड़ दी। ठीक है, तो अब ये जेल जाएगा, ये अब कंडीशन तोड़ दी, इसे जेल भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा, यस भेजा जाएगा। तो जेल कितने दिन के लिए भेजा जाएगा, ये कह रहे हैं कि 1 साल के लिए पूरा, या फिर ये 3 महीने जेल लेकर आया, इसको घटा दिया जाएगा, इस टाइम को घटा दिया जाएगा, बाकी रिमेनिंग कितना 9 महीने और रहेगा। ठीक है, ये जितनी सजा वो काट चुका है, जेल में रह चुका है और उसको डिस्चार्ज किया गया था। डिस्चार्ज का मतलब ही यही होता है कि डिस्चार्ज वाले मामलों में एक होता है एक्यूटल, एक होता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज वाले मामले कभी भी दोबारा रीओपन हो, लेकिन जब आदमी को एक्यूटल किया जाता है, एक्यूटल इस तरह से होता है जैसे उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं था, बिल्कुल जो चार्ज लगाए गए थे सब खारिज खत्म। लेकिन डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज में चांसेस होते हैं कि आपको दोबारा से फिर भी कभी चार्ज किया जा सकता है। आगे देखिए 8, पर्सन रिमांडेड टू प्रिजन अंडर सबसेक्शन 7 shall subject to the provision of the 141 be released at any time on giving the security in accordance with the term of the original order of the expired portion aforesaid to court or by whom such order was made or to its on his। ठीक है, बचे हुए 9 महीने के लिए हमें जेल भेज दिया, हाँ भेज दिया, रिमांड कर दिया आपने। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूँ, जो ऑर्डर किया था आपने, जो ओरिजिनल ऑर्डर था मेरा, कहाँ था ओरिजिनल ऑर्डर, जो बिल्कुल ओरिजिनल ऑर्डर जो आपने किया था, उस ऑर्डर में 1 साल की मुझे आपने बॉन्ड के लिए कहा था, और कहा था कि 2 श्योरिटीज लेके आइए, ए और बी, कितने के होंगे, 20K के लेके आइए, 20 हज़ार के। मैं दोनों श्योरिटी लेके खड़ा हो जाता हूँ, मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा श्योरिटी लेकर। ठीक है ना भाई, मैं जेल रहा 3 महीने के लिए, अब जो अनएक्सपायर्ड टाइम बचा, जो बाकी टाइम रह गया, उस टाइम के लिए आपने मुझे जेल भेज दिया, यस भेज दिया जेल आपने। मैं जेल जेल गया तो मैंने क्या कहा, मैंने जो आपका जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसमें जो सिक्योरिटीज आप चाहिए थी, मैं आपको सिक्योरिटीज देने के लिए तैयार हूँ, आप सिक्योरिटीज ले लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए, आपको छोड़। 9 क्या कह रहा है, द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन में एट एनी टाइम फॉर सफिशिएंट रीजन टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग कैंसिल एनी बॉन्ड और कीपिंग द पीस और फॉर द गुड बिहेवियर एक्सिक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर बाय एनी order made by it, the district magistrate in the case of an order
passed by an executive magistrate under section 136 of the chief judicial magistrate in any other case may make such cancellation where such bond was executed under his order or under the order of any other court in his district. ठीक है, ये कह रहे हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेक्शन किसी भी वक्त क्या करते हैं फॉर सफिशिएंट रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कैंसिल एनी बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड को कैंसिल कर देंगे हाई कोर्ट और किसी भी टाइम। और फिर ये क्या करेंगे, इस बात की जो इतला है वो किसकी पावर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, केस ऑर्डर बाय पास बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और फिर चीफ मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा। और ये क्या करेंगे, अदर केस मेक सच कैंसिलेशन, तरह का कैंसिलेशन वेयर सच बॉन्ड वाज एग्जीक्यूटेड अंडर हिज, ये करा के अपने डिस्ट्रिक्ट। एनी सिक्योरिटी फॉर द peaceable conduct or good behavior of the another person order to execute a bond under this chapter may at any time apply to the court making such order to cancel the bond, and on such application being made the court shall issue a summon or warrant as it thinks fit requiring this person for whom such surety is bound to appear or to the brought before। ठीक है, इस तरह का कैंसिल होगा। आप एप्लीकेशन लगाइए, एप्लीकेशन लगा कर कोर्ट क्या कर देगी, समन या वारंट, फिर दोबारा शुरू कर देगी, फ्रेश हो जाएगा बिल्कुल मामला। जैसे ही आपका एक बार जो श्योरिटीज कैंसिल हो जाएंगी फिर दोबारा से मामला लगभग शुरू हो जाएगा दोबारा से, और आपसे क्या कहा जाएगा, श्योरिटीज दीजिए ये अपीयर होने के लिए और कोर्ट में आने, कुछ नहीं, लास्ट सेक्शन आज का बस थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग है और कुछ है कुछ नहीं इसमें। देखिए सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड, ठीक है, आपने उस टाइम जेल में काट लिया आपने, भाई 1 साल का बॉन्ड भरा गया था, मैंने 3 महीने जेल में काट लिए, बाकी बचा टाइम कितना, 9 महीना, तो जो अनएक्सपायर्ड टाइम बचा हुआ है मेरा उसके लिए मैं बॉन्ड देना चाहता हूँ, हाँ तो दीजिए, इसी में दिया जाता है वो, क्या कह रहे हैं 143 में, व्हेन अ पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस अ समन्स और वारंट हैज बीन इशूड अंडर द प्रोविजो टू सच सेक्शन 3 ऑफ द 140 or under the subsection 10 of the section 142 appears or is brought before the magistrate or court, the magistrate or court shall cancel the bond or bail bond executed by such person and shall order such person to give for the unexpired portion of the term of such bond fresh security of the same description as the original security। ठीक है, सेम डिस्क्रिप्शन के दो सिक्योरिटी लाइए जो अनएक्सपायर्ड पोर्शन है उसमें दीजिए। एवरी सच ऑर्डर शैल फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन 29 42 दोनों ही शामिल है इसमें, बी डीम्ड टू बी एन ऑर्डर मेड बाय, ये सब चीज भी नहीं, क्या करना है, ये कहने का मतलब इनका सिर्फ इतना सा है कि देखिए आपने जो भी सजा जेल में काट ली है या आप डिस्चार्ज पे बाहर जा रहे थे, आपका डिस्चार्ज कैंसिल हो गया, तो जो सजा आप काट आए उसको छोड़िए और जो बकिया जो सजा बाकी है, जो ओरिजिनल ऑर्डर में जो डिस्क्रिप्शन की आपको सिक्योरिटीज देनी थी उसी तरह की सिक्योरिटीज दीजिए और आप आ जाए। ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका। कल जो चैप्टर पढ़ेंगे हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर 10 क्या है, चैप्टर 10 पहले 9 हुआ करता था, मेंटेनेंस था, आज भी वही है। चैप्टर 10 में क्या, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पीपल, इसे हम कल डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं आपको एक और सूचना दे दूं, ये एनएलसीसी क्लासेस के बैनर के तले हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, क्रैश कोर्स कैप्सूल बैच है बीए और बीए एलएलबी के लिए, जो कि एमयू एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बीए और बीएलएलबी के लिए। हमने एक नया कैप्सूल बैच शुरू करना है और ये हमारे यहाँ 15 तारीख से शुरू हो रहा है, 15 मार्च से शुरू हो रहा है आफ्टर होली। जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके या हमारे ऑफिस को। इसमें एक सबसे खास बात बताऊँ, उसमें 2000 या 2500 रुपये फीस हो सकती है, कंडीशन अप्लाई। इसमें 2000 या 2500 रुपये फीस हो सकती है आपकी, तो आप जल्दी करें, लिमिटेड सीट्स हैं, टाइम भी कम है एग्जाम में। जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो आएँ, हमारे ऑफिस को विजिट करें और या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, साथ एक चीज़ और बता दूँ, हमारे यहाँ संडे मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, इसमें कि आपको 100 रुपीज़ डिपॉजिट करना होता है। फुल लेंथ होते हैं आपके, बीए के लिए भी होता है, एलएलबी के लिए भी होता है और एमयू एंड जेएमआई। 100 रुपये आपको डिपॉजिट करने हैं हमारे यहाँ पर, जो कि रिफंडेबल होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू दी योर सिलेक्शन इन दी यूनिवर्सिटी ऑफ एमयू और जामिया। ये आपके जामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन पर निर्भर करेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको हमारे साथ अपना रिजल्ट शेयर करना होगा और आपके 100 रुपये हम वापस कर देंगे। जो भी इच्छुक और इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिस को कर सकते हैं। थैंक यू।